नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 6 के न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण के लेसन 4 लेकर के आई हूँ। आपका लेसन है शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। ओके, तो आज हम देखेंगे आपका शब्द विचार। देखिए, आगे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ चित्र बनाए हुए हैं, उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे शब्द बना है हमारा। तो अब हम देखेंगे शब्द से तात्पर्य। यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द से तात्पर्य। देखिए, एक मिनट। देखिए, शब्द से तात्पर्य। अब देखेंगे हम नीचे दिए गए चित्रों को हम ध्यान से देखेंगे और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लिखना है। ऐसे हम शब्द को जोड़ करके हम बनाएंगे, सब वर्ड को जोड़ के। क है हलन प्लस उ प्लस त हलन प्लस त हलन प्लस आ। इससे हमारा बना है, देखिए छोटे छोटे वर्णों को जोड़ करके हम इसे कुत्ता शब्द बनाए हैं। इसी तरह से झाड़ू के लिए भी किया गया है और आम के लिए भी। तीनों चित्रों के लिए आप 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कुत्ता, झाड़ू और आम। ये सभी हिंदी के शब्द हैं। इन शब्दों की रचना भिन्न भिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है। हर शब्द के वर्ण विच्छेद से यह पता चल जाता है कि किस शब्द की रचना किन किन ध्वनियों के मेल से हुई है। अर्थात जैसे हम यहाँ पे बता रहा है कि किस शब्द के मेल से, मतलब किस वर्ण के मेल से किन शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे वर्ण है क, उ, त, उ और आ वर्ण से कुत्ता बना है। इसी तरह से आगे हम चलेंगे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे यह ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनियों के मेल से बने शब्द सार्थक या अर्थवान होने चाहिए। अर्थात जो हम ध्वनियों से, जो हम वर्ण से जो हम शब्द बना रहे हैं, वो शब्द जो है अर्थ देता हुआ होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। ध्वनियों के मेल से बनी रचना यदि कोई अर्थ नहीं है तो उसे शब्द नहीं कह सकते हैं। अर्थात इन ध्वनियों, जैसे छोटे छोटे वर्णों से हम जब ध्वनियों से जब शब्द बनाएंगे हम, और उस शब्द का अर्थ नहीं होगा तो फिर वो शब्द में नहीं रहेगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ग हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। अब इससे हमारा बना है गाजर। तो गाजर क्या है? एक सार्थक शब्द है। गाजर क्या है? एक सार्थक शब्द है। तो देखिए, हिंदी का शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है, पर इन्हीं ध्वनियों के एक दूसरे मेल से बनी रचना, जैसे ज हलंत प्लस आ और र हलंत प्लस अ, ग हलंत प्लस आ। देखिए, एक इधर उधर जोड़ करके किसी भी तरह से बना दिया है तो इसका हो गया जारग। अर्थात यह शब्द क्या है? कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक है, इस कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये निरर्थक हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम देखेंगे कि जब हम ध्वनियों से शब्द बनाएंगे तो वो शब्द जो है अर्थवान होना चाहिए, और ध्वनियों से बनाए गए शब्द जैसे जिसका कुछ अर्थ न निकले वो निरर्थक हो जाएगा, वो शब्द नहीं कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है, अतः शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है? भाषा की क्या है? स्वतंत्र इकाई है, और उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। देखिए, ध्यान रखने योग्य कुछ बातें यहाँ पे दी हुई है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। अभी अभी हमने बताया ऊपर, शब्द की रचना किससे होती है?
ध्वनियों की मेल से होती है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। अर्थात अभी बताया गया है आप लोगों को कि जब हम ध्वनियों से कोई शब्द बनाएंगे तो शब्द क्या है, अर्थवान होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है, उन्हें शब्द नहीं कह सकते। अर्थात जो हमने एक अभी बनाया था, जो यहाँ पे जारक जैसे शब्द बना था, उसका अर्थ नहीं था, वो शब्द नहीं है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है और उसे स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम जाएंगे बच्चों, तो देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे हम। शब्दों के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है कि शब्दों का बंटवारा। वर्गीकरण मतलब किन किन तरह से शब्दों की बंटवारा की गई है। ठीक है, चलिए। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं। असीमित मतलब बहुत सारे, उसकी कोई सीमाएं नहीं हो। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों का अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। अर्थात जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग आधार लेकर के उनको अलग अलग वर्गों में हम बांट लेते हैं। शब्दों के वर्गीकरण कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार है। जैसे देखिए, पहला दिया हुआ है आधार हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा शब्द विकार के आधार पर और चौथा दिया हुआ है अर्थ के आधार पर। देखिए ध्यान से, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, दूसरा तीसरा शब्द विकार के आधार पर और चौथा दिया हुआ है अर्थ के आधार पर। तो हमारा पहला जो दिया हुआ है बच्चों, हम उसको पहले जानेंगे कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है। चलिए, तो पहले हम देखेंगे कि स्रोत शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सोर्स कहते हैं। ओके, तो स्रोत शब्द को अंग्रेजी में हम सोर्स कहते हैं। किसी चीज़ का स्रोत वह होता है जहाँ से वह निकलता है। अर्थात सोर्स वह होता है जहाँ से वह निकलता है। जैसे गंगा नदी का स्रोत हिमालय है। अर्थात हिमालय से क्या होती है, गंगा निकलती है, तो उनका स्रोत क्या है, हिमालय है। तो क्योंकि गंगा नदी वहीं से निकलती है। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे। चलिए हम देखेंगे अब इसी में आगे हम देखेंगे। ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे हमने देखा, भी बताया गया। जैसे हिमालय क्या है, गंगा नदी का स्रोत है। अर्थात गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है, हिमालय से, इसलिए हिमालय हमारा स्रोत हो गया। इसी तरह से आगे देखेंगे। इसमें पेज थोड़ा क्लियर नहीं है तो अपना बुक साथ में रखिएगा और आप उसमें से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इसी तरह से शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिससे वह शब्द निकलकर किसी दूसरी भाषा में जाता है। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं। इसमें बताया गया है कि हिंदी में क्या है, बहुत सारे शब्द जो है कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हैं। बहुत से शब्द अरबी फारसी से आए हैं और अंग्रेजी से भी आए हैं, विदेशी भाषाओं से, तथा बहुत से शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इसमें कितनी तरह के कहाँ से आए हैं बताया गया है। संस्कृत से आया है, अरबी फारसी से आया है हमारी भाषा, संस्कृत से, अंग्रेजी से और विदेशी भाषाओं से, और हमारी क्षेत्रीय बोलियां जो हम बोलते हैं उनसे भी हमारी क्या है, भाषाएं आई हैं। चलिए, सब इस तरह से हम आगे देखेंगे। इसी तरह से जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को शब्द की स्रोत भाषा कहा जाता है। अर्थात जिस मूल भाषा से जो शब्द आता है उसी का हम स्रोत मान लेते हैं, उसी मूल भाषा को। तो अब आगे जाएंगे, स्रोत के आधार पे देखेंगे इसके भेद कि क्या क्या होता है। स्रोत के आधार पे हम जब देखेंगे तो स्रोत में भी अभी बंटवारा किया गया है, तो इसमें देखेंगे कि किन किन तरह का बंटवारा किया गया है। देखिए, स्रोत के आधार पर हिंदी शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम और देशज विदेशज, आगत,
ठीक है, इस तरह के होते हैं बंटवारे। तो फर्स्ट हम देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को हम देखिए, ये जरा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को हम देखेंगे कि तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा सम। तत् तथा सम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकेंगे। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, आप बुक में अपने देखना। तत् तथा सम, तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। उसके समान अर्थात संस्कृत, किसके समान? जो संस्कृत के समान हो उसको हम क्या कहेंगे? तत्सम। संस्कृत जो भाषा है उसके समान जो भाषाएं हिंदी में हमारी आई हैं, उस शब्द को हम, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द लिखा गया हो उस शब्द को हम तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे उसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण में आप देखेंगे पंडित, विद्वान, सर्व, सिंह, मित्र, कृपा, दया, शिक्षा, स्वप्न, व्यव्य, अश्रु और दिव्य जैसे शब्द दिए हुए हैं। तो ये जो शब्द है हमारे किस तरह के दिख रहे हैं? संस्कृत के जैसे दिख रहे हैं। जैसे पंडित, विद्वान, सर्प, सिंह, ये सब हमारे किस तरह के शब्द दिख रहे हैं? संस्कृत के जैसे दिख रहे हैं, संस्कृत के समान है। तो इसीलिए तत् समान अर्थात उसके समान, उसके समान जो दिख रहा है वह तत्सम शब्द है। संस्कृत के समान दिखने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे तत्सम होते हैं। इसी तरह से अब हम आगे जाएंगे तो आगे देखेंगे तद्भव। तो तद्भव शब्द में हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा भव। तत् का अभी बताया मैंने, उसके, और भव का मतलब हुआ जन्मा। ठीक है, तो उससे जन्मा अर्थात संस्कृत से जो निकला हुआ शब्द है, जन्मा हुआ शब्द है, भव मतलब उत्पन्न। तो जो उससे उत्पन्न शब्द है संस्कृत से, तो उसको हम तद्भव कहेंगे। तो तद्भव शब्द में हम तद्भव शब्द के भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे दिया हुआ है, देखिए ये जो है संस्कृत तत्सम शब्द से थोड़ा अलग होता है, वो उसका बदलाव हिंदी में आया है, हिंदी जैसे हो गया है बिल्कुल। तो देखेंगे उदाहरण, जैसे यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स में जब जाएंगे हम तो कुछ संस्कृत के तद्भव शब्द दिए हुए हैं और कुछ तत्सम शब्द दिए हुए हैं। तो तत्सम आपका तद्भव है सांप, देखिए। और एक बात और आपको ध्यान देनी होगी कि जैसे ये चंद्र बिंदु दिया हुआ है सांप के ऊपर, तो आपको लगेगा कि ये संस्कृत का है, लेकिन ये संस्कृत का नहीं है। ये चंद्र बिंदु जो होता है केवल और केवल हिंदी में ही होता है। चंद्र बिंदु वो संस्कृत में नहीं होता है। तो सांप हो गया, गाय, आग, काम और माथा। जैसे देखिए सर्प से सांप बन गया है, गौ से गाय बना है, अग्नि से आग बना है, कार्य से काम बना है और मस्तक से माथा, पत्र से पत्ता। इस तरह से चेंज हो गया है, तो वो तद्भव हो गया है। तत्सम से तद्भव हो गया है, अर्थात संस्कृत जैसे वाले शब्द से हिंदी के शब्द बन गए हैं, तद्भव। ओके, इसी तरह से आगे भी देखेंगे। दिवस से क्या बना है? हमारा दिन बन गया है। दुग्ध से दूध, जन्म से जन्म, स्वप्न से सपना, कर्ण से कान और भिक्षा से भीख। ये जो है हमारे हिंदी के शब्द बने हैं जिनको हम तद्भव कहते हैं। आगे हम चलेंगे तो आगे हमारा दिया हुआ है, जैसे देखिए, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। देखिए तद्भव मतलब जो है संस्कृत से उत्पन्न शब्द तद्भव, और संस्कृत के समान जो शब्द है वो क्या है? तत्सम है। अब आगे चलिए देखेंगे देशज या विदेशज। ओके, तो पहले हम देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द अर्थात देश के शब्द, ठीक है, देशी शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश से जन्मा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देश से जन्मा हुआ। देश शब्द वे हैं जो हिंदी के बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से आए हैं। जैसे ग्रामीण अंचल,
ग्राम के मतलब गांव के कुछ क्षेत्रों से आए हुए हैं, जैसे झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, खिड़की, थैला, डिबिया आदि जैसे शब्द हमारे गांव में बोले जाते हैं और वो शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। इसी तरह से इस तरह के जैसे शब्द है, गड़बड़ है, लोटा है, पगड़ी है, इस तरह के शब्द जब हम देखेंगे तो हमको पता चलता है कि ये गांव की भाषाओं की बोलियां हैं और ये हिंदी में आ गई है। तो इसको हम देशज शब्द बोलेंगे। और विदेशी शब्द में जैसे देखिए, विदेशी शब्द में भी चौथे नंबर पे जाएंगे। विदेशी अर्थात विदेशी का मतलब वो आगत शब्द का मतलब होता है आया हुआ। ओके, तो जो शब्द अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी आगत शब्द कहलाते हैं। अर्थात अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से जो हमारी शब्द आए हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे? आगत कहेंगे। अर्थात आए हुए हैं तो आगत है, और आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। ओके, अब जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से आए शब्द जैसे क्या है, देखिए अरबी, फारसी, तुर्की से आए हुए शब्द को हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आगत शब्द ज़्यादा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से, जैसे कागज़ हो गया, दफ्तर हो गया, चाकू हो गया, जीला हो गया, कैंची हो गया, पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, पर्दा, चपरासी, गरीब और आदि नहीं, गरीब। तो इस तरह से हम देखेंगे कागज़ जो है, दफ्तर जो है, चाकू और जिला जो है, कैंची है, ये सारे शब्द जो है क्या है, ये अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। अलग अलग अरबी और तुर्की के शब्द है। जैसे आपको देखने में पता चलेगा, यहाँ पे नुक्ता दिया हुआ है, कागज़ के नीचे देखिए कागज़ लिखा हुआ है, वहाँ पे नुक्ता है, ज के नीचे नुक्ता है, दफ्तर के नीचे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपके दिए हुए हैं। ओके, चलिए अब आगे जाएंगे। आगे हमारा दिया हुआ है अंग्रेजी से आए हुए कुछ शब्द है, जैसे डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, टाई, चॉकलेट, ट्रेन, रेल, इस तरह के जो आपके शब्द दिए हुए हैं। कैमरा, कार, रेडियो, बिस्किट, बैंक, सिगरेट और स्वेटर, इस तरह के जो शब्द हैं बच्चों वो अंग्रेजी से आए हुए हैं। तो इस तरह से आप देख कर के उन्हें पहचानेंगे। और आगे के जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर में बाकी जो रह गया है बच्चों उसको मैं कल ले लूँगी। कल आप लोगों को अच्छे से पूरी चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगी और उसके बाद से आपका ये बैक एक्सरसाइज पढ़ा दूँगी पूरी। और आज का चैप्टर यहीं तक बस आज के लिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन करें। चलिए, धन्यवाद।